सीधा मुद्दे पर आते हैं। पश्चिम बंगाल के फलता में हाल ही में जो हुआ है ना, उसे अगर राजनीतिक भूकंप कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी चौंकाने वाले घटनाक्रम की गहराई में जाने वाले हैं। ये सिर्फ एक चुनाव का हार जीत का मामला नहीं है, बल्कि ये बंगाल के तेजी से बदलते सियासी मिजाज का एक बहुत बड़ा सबूत है। तो चलिए बिना किसी देरी के इन दावों और आंकड़ों को डिकोड करते हैं। 1 लाख वोट, जी हाँ, 1 लाख से भी ज्यादा। ये कोई मामूली जीत का अंतर नहीं है। इसी भारी भरकम मार्जिन के साथ बीजेपी ने फलता का ये री इलेक्शन यानी पुनर्मतदान अपने नाम किया है। ये आंकड़ा ही अपने आप में इतना बड़ा है कि इसने पूरे राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है। पर सवाल ये है कि आखिर ये जीत इतनी अहम क्यों है और इस 1 लाख के भारी भरकम नंबर के पीछे की असली कहानी क्या है? आइए इस ऐतिहासिक चुनावी उलटफेर यानी फलता के इस नाटकीय पुनर्मतदान को जरा करीब से समझते हैं। इस री इलेक्शन का स्केल देखिए, लिटरली बहुत बड़ा था। पूरे के पूरे 285 बूथों पर फिर से वोटिंग का आदेश दिया गया था। और सबसे ज्यादा इम्प्रेस करने वाली बात क्या थी? लोगों का जबरदस्त रिस्पॉन्स। कुल 2,36,000 रजिस्टर्ड वोटर्स में से 87% से भी ज्यादा लोगों ने वोट डाला। इतनी बड़ी तादाद में लोगों का बाहर आना साफ दिखाता है कि स्थानीय जनता के लिए ये चुनाव कितना ज्यादा मायने रखता था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे इतना बड़ा उलटफेर क्यों कहा जा रहा है। देखिए, फलता कोई आम सीट नहीं है। ये डायमंड हार्बर के बेहद मजबूत गढ़ में आती है और 2011 से यानी पूरे 15 सालों से ये तृणमूल कांग्रेस का एक अभेद्य किला रहा है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां 1.5 दशक से एक ही पार्टी का एक छत्र राज हो, वहां इतना बड़ा बदलाव आना यकीनन कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। इस पूरी गहमागहमी को समझने के लिए हमें घटनाओं के इस क्रम को देखना होगा। कहानी शुरू होती है 29 अप्रैल को, जब दूसरे चरण के मतदान के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़ के बेहद गंभीर आरोप लगते हैं। मामला इतना बढ़ता है कि 4 मई को शुरू हुई शुरुआती मतगणना को विवादों के चलते बीच में ही रोकना पड़ता है। और फाइनली 24 मई को एक निर्णायक री इलेक्शन होता है, जिसके बाद बहुत ही तूफानी रफ्तार से वोटों की गिनती होती है। ये पूरी टाइमलाइन ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ कुछ भी सामान्य नहीं चल रहा था। अब जाहिर सी बात है कि इसके बाद एक तीखी प्रतिक्रिया तो आनी ही थी। तृणमूल कांग्रेस ने सीधे चुनाव आयोग पर कुछ बहुत ही गंभीर सवाल खड़े किए। इस पर तृणमूल नेता अभिषेक बैनर्जी का बयान बिल्कुल साफ और कड़ा था। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि 4 मई को चुनाव आयोग के अधिकारियों और केंद्रीय बलों ने बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों के काउंटिंग एजेंट्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उनके शब्दों में कहें तो ये बेहद चिंताजनक है और सीधे सीधे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के मूल ढांचे पर ही एक बड़ा प्रहार है। तृणमूल का सबसे बड़ा सवाल वोटों की गिनती की स्पीड को लेकर था, और सच में दोनों तारीखों की स्पीड में जमीन आसमान का फर्क था। जरा ध्यान दीजिए, 4 मई को दोपहर 3:30 बजे तक सिर्फ 2 से 4 राउंड की गिनती हो पाई थी, लेकिन जब 24 मई को दोबारा गिनती हुई तो उसी 3:30 बजे तक पूरे के पूरे 21 राउंड खत्म हो चुके थे। गिनती की रफ्तार में आया ये अचानक बदलाव ही तृणमूल के विरोध का सबसे बड़ा कारण बना। और इस पूरे फिल्म में एक ऐसा ट्विस्ट भी आया जिसकी शायद ही किसी को उम्मीद थी। री इलेक्शन से ठीक कुछ दिन पहले तृणमूल के उम्मीदवार अचानक इस चुनावी रेस से ही बाहर हो गए। बिल्कुल सही सुना आपने। इस अजीबोगरीब घटनाक्रम का नतीजा ये निकला कि सीपीएम इस चुनाव में रनर अप बन गई। इसने पूरे सियासी समीकरण को ही उलझा कर रख दिया। दूसरी तरफ बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को बिल्कुल अलग चश्मे से देख रही है और इसे लोकतंत्र की एक बड़ी जीत बता रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के बयान काफी आक्रामक रहे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कुख्यात डायमंड हार्बर मॉडल अब तृणमूल के हार बार मॉडल में बदल चुका है। वो इसे एक भ्रष्ट माफिया कंपनी की हार बता रहे हैं, जो उनके मुताबिक सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही थी। उनके नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़े सिंडिकेट का पतन है। अधिकारी के इन दावों को अगर हम सीधे सीधे पिछले और वर्तमान चुनाव से कंपेयर करें तो उनका स्टैंड एकदम क्लियर है। वो पिछले चुनाव को एक तमाशा बताते हैं, जहां कथित तौर पर धांधली से 1.5 लाख वोटों की लीड ली गई थी, जबकि इस मौजूदा री इलेक्शन को वे सच्ची वास्तविकता कह रहे हैं। उनका तर्क है कि पूरे 15 साल बाद आखिरकार लोगों को बिना किसी डर के अपनी मर्जी से वोट डालने की असली आज़ादी वापस मिली है। तो इन दो बिल्कुल अलग दावों के बीच आखिर इस बदलते राजनीतिक परिदृश्य का मतलब क्या है? अगर हम निष्पक्ष होकर दोनों पक्षों के मुख्य तर्कों को आमने सामने रखें तो तस्वीर कुछ यूं बनती है।
एक तरफ तृणमूल कांग्रेस है, जिनका पूरा जोर चुनाव आयोग की भूमिका, केंद्रीय बलों के कथित पक्षपात और मतगणना की गति में गड़बड़ियों पर है। वहीं बीजेपी का पूरा फोकस इस बात पर है कि उन्होंने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और सिंडिकेट्स पर रोक लगाकर मतदाताओं की असली आजादी को बहाल किया है। ये वाकई में एक बेहद तीखा और जटिल राजनीतिक टकराव है। और इन सब के बाद हम एक बहुत ही अहम सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। 15 साल पुराना एक मजबूत गढ़ 1 लाख से भी ज्यादा वोटों के अंतर से ढह गया। दोनों ही पार्टियों के पास अपनी अपनी मजबूत दलीलें हैं, लेकिन फलांता का ये अभूतपूर्व उलटफेर आने वाले समय में बंगाल के उन सभी राजनीतिक गढ़ों के लिए क्या संकेत देता है जिन्हें दशकों से अजेय माना जाता रहा है? क्या ये सिर्फ एक अपवाद है या फिर बंगाल की राजनीति में किसी बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।